गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बेटा क्या, स्वप्रेरण प्रेरकत्व स्टार्ट किया था। इंडक्टेंस के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व और परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को अपन ने देख लिया था। आज बात करेंगे अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस की, मतलब अन्योन्य प्रेरण की। किसकी बात करेंगे? अन्योन्य प्रेरण या फिर तो बात करते हैं बेटा अन्योन्य प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ये क्या होता है? तो स्वप्रेरण में अपन ने देखा था कि जो परिपथ है या परिनालिका है या कुंडली है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में जो चेंज आ रहा था, जो ई इंड्यूस उत्पन्न हो रहा था या आई इंड्यूस उत्पन्न हो रहा था, वो खुद के परिपथ में चेंज होने के कारण इफेक्ट दिख रहा था, ई इंड्यूस और आई इंड्यूस का। अब बात हो रहा है अन्योन्य प्रेरण की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो यहां ध्यान रखना, नेबरिंग कॉइल के अंदर जो होगी, वो पड़ोसी वाली कॉइल के अंदर जो होगा वो परिवर्तन होगा, धारा के अंदर परिवर्तन होगा या उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होगा, और उसका इफेक्ट जो है वो पास वाली कॉइल में देखने को मिलेगा। तो इस गुण को बोला जाता है क्या? अन्योन्य प्रेरण। कि सर कैसे? तो देखो इधर, जैसे यहां पर मैंने ये दो कॉइल मान ली, ये मान ली मैंने प्राइमरी कॉइल, ये मान ली मैंने सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब इस कॉइल में किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और आपने क्या कर दिया, अचानक से की को ऑन कर दिया। जैसे की को ऑन करोगे तो उस सिचुएशन के अंदर जो होगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जो होगा वो करंट सप्लाई होगा। जब करंट सप्लाई होगा तो इस कॉइल के अंदर या इस सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक लाइन पास करेगा, चुंबकीय बल रेखाएं पास करेगा, और ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ में कांटेक्ट में आएगी। तो कुछ समय पहले देखे, जब मैंने इसको ऑफ कर रखा था, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 थी, और इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या था? 0 था। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ऑन करते ही इसमें करंट फ्लो हुई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के कांटेक्ट में आया, तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान भी जो था वो 0 से इंक्रीज हो गया। इट मींस इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो ये इस परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो आई इंड्यूस और ई इंड्यूस का निर्माण होगा। इसी परिघटना को कहते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। अब यहां पर देखो, जैसे करंट ऑन करते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है इस डायरेक्शन का, फ्लक्स इंक्रीज होता है इस डायरेक्शन का, तो ये फ्लक्स को कम करेगा। कम करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फील्ड उत्पन्न करेगा, तो यहां बनेगा बेटा नॉर्थ पोल, जो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वापस रिटर्न भेजेगा। जब यहां नॉर्थ बनेगा तो इसका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होगी, आई इंड्यूस, वो कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे। ये जो होगी वो आई इंड्यूस होगा। आई इंड्यूस है, ई इंड्यूस भी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अरे चीज क्लियर हुई है? जब दो नियरेस्ट या नेबरिंग कॉइल जो है किसी एक सर्किट के अंदर धारा में परिवर्तन किया जाए, तो उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में जो निकटवर्ती कुंडली है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसके विरोध में जो आई इंड्यूस और ई इंड्यूस का निर्माण होता है, उसी को अपन बोलते हैं क्या? अन्योन्य प्रेरण की परिघटना। क्लियर? क्या सर यहां पर भी ऐसा ही होगा क्या? जैसे आपने धारा को 0 से आई किया, तो उस समय जो चेंज आएगा उसी के कारण आई इंड्यूस बनेगा। हाँ, उसी के कारण आई इंड्यूस बनेगा। पर जैसे ही आपने आई को कांस्टेंट कर दिया, मैक्सिमम करंट जितनी होनी थी कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद में इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आई इंड्यूस और ई इंड्यूस भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या सर इसको और चेंज करना हो? तो और चेंज करने के 2 तरीके हैं। या तो इसको स्विच ऑफ कर दो वापस। जब स्विच ऑफ करोगे तो करंट जो होगी वो आई से क्या हो जाएगी? 0। जब आई से 0 होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो अभी आई इंड्यूस और इंड्यूस बनेगा। या फिर दूसरा तरीका ये कि आप क्या करो, इस धारा नियंत्रक की सहायता से, रियोस्टेट की सहायता से जो है इसके रेजिस्टेंस को चेंज करो। अगर रेजिस्टेंस को क्या करते हो, इंक्रीज करोगे तो आई डिक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो आई इंक्रीज होगी। प्रतिरोध घटाओगे तो धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो आई इंड्यूस भी देखने को मिलेगी। समझ गए क्या? नहीं समझे? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो इसमें क्या कहेंगे, जब किसी परिपथ कुंडली या परिनालिका से संबंधित धारा में परिवर्तन किया जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका प्रभाव इसके निकटवर्ती कुंडली पर हो, इसका प्रभाव
इसके निकटवर्ती परिपथ पर, कुंडली पर या परिनालिका पर हो तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, निकटवर्ती के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें भी प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है। इस परिघटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। क्या कहा जाता है? अन्योन्य प्रेरण। इफेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सर इसमें परिवर्तन कर रहे हो और इस कॉइल को उठा के आपने वहां दूर दराज रख रखी है तो बेटा यहां पर अन्योन्य प्रेरण नहीं होगा। ये सेम वैसी ही घटना है जैसे बेटा आपने देखा होगा घर के आसपास में, पड़ोस में है? एक तुम्हारे दोस्त के या तुम्हारे घर के पास जो रह रहा है, ठीक है, दोस्त, उसके पापा उसके बर्थडे पे ले आए बेटा क्या? गियर वाली साइकिल। क्या ले आए? गियर वाली साइकिल। और तुम्हारे पास है नहीं, सिंपल साइकिल। पापा ने बर्थडे पे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? परिवर्तन कहां हुआ? पड़ोसी के घर में, दोस्त के घर में। क्या हुआ कि नई साइकिल आई, पर उसका इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? अपने घर में। अपने घर में वो छोटा बच्चा कहेगा नहीं पापा मेरे भी लेके आओ। लाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है, लानी तो पड़ेगी। तो परिवर्तन वहां हुआ, इफेक्ट यहां देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो है बेटा अपोज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो ये एक प्रकार का क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा, अन्योन्य प्रेरण। और वास्तव में दुनिया में होता भी क्या है? अड़ोसी पड़ोसी या जो भी है उनको देख देख कर बेटा लोग वैसा करना चाहते हैं। अपने मन से इच्छा हो या ना हो, अपने को क्या चाहते हैं वो भी पता नहीं है, पर किसी को देखा उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। कि अपन को क्या करना है वो पता नहीं है, अपन को क्या आता है वो पता नहीं है, पर वो उस रास्ते चल रहा है तो हमें भी उस रास्ते चलना है। जब उस रास्ते चलते हो तो कभी सफलता मिल जाती है और कभी, क्यों? पद चिन्ह उसके, रास्ता उसका, और तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारी क्रिएटिविटी कुछ अलग है। अपनी स्किल का आता पता नहीं, अपन क्या करें? उसकी स्किल के पीछे भाग रहे। अरे अपनी स्किल देखो कि अपनी स्किल क्या है, अपना इंटरेस्ट किस में, और अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड के अंदर जाओगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बात होगी अन्योन्य प्रेरण की। तो यहां पर भी ध्यान रखना कि जो सेकेंडरी का फ्लक्स होगा, इस द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा, सेकेंडरी का जो फ्लक्स आएगा फाई एस इज डिपेंड ऑन करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। प्राथमिक कुंडली की धारा पे डिपेंड करता है। द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स होगा वो प्राथमिक कुंडली की धारा पे डिपेंड करेगा, और जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाओगे तो वही कांस्टेंट आएगा। कौन सा? एम आई पी, या फिर बोल दो एम इज इक्वल्स टू फाई एस अपॉन आई पी। अब यहां पर ये एम क्या है? एम वही समानुपाती नियतांक कह दो। क्या बोलोगे? समानुपाती नियतांक, या फिर इसको कहा जाता है क्या? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। ठीक है, अब इसके मात्रक विमा की बात करें तो मात्रक विमा वही जो सेल्फ इंडक्टेंस के थे बेटा, 100 प्रेरण के थे, वही थे। कि नहीं सर फिर भी बताओ, तो यूनिट फाई के लिए लिख लोगे क्या? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इसके लिए लिख दोगे एम्पियर, या फिर वेबर अपॉन एम्पियर, या फिर हेनरी ये भी लिख सकते हो। डायमेंशन भी लिख सकते हो। डायमेंशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, इसी का फॉर्मूला बना था जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो जूल के लिए तो होता है m1 L2 T-2 और A-2। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, यहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे? ऐसे फाई अपॉन एस। तो आप कहोगे किसी भी युग्म, परिपथ युग्म, परिनालिका युग्म, ठीक है, अकेले का नहीं, इस युग्म का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान जो होगा वो सेकेंडरी के चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली या द्वितीयक परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स
और प्राथमिक की धारा के अनुपात के तुल्य होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, यदि किसी प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर हो, धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो सेकेंडरी से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होगा वो उस अन्योन्य प्रेरण गुणांक के तुल्य होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के तुल्य होगा। या फिर लेंज के नियम से देखें तो आप लेंज के नियम से भी कह सकते हो कि सर क्या कह सकते हैं, लेंज का नियम E इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इस फाई की वैल्यू वहां से पुट करें, सेकेंडरी की फ्लक्स लूंगा मैं सेकेंडरी का, तो ये आ जाएगा माइनस सेकेंडरी का फ्लक्स ये वाला, एम कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिया, डी आई पी अपॉन डी टी। मुझे एम को डिफाइन करना है तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंड्यूस अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी। ये यहां पर मान लो क्या, डी आई पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या आएगा, एम इज इक्वल टू इंड्यूस, एम इज इक्वल टू क्या आएगा, ई इंड्यूस। तो यहां से अगर मैं इसको परिभाषित करूं, किसको, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को, तो क्या बोलूंगा कि किसी परिनालिका युग्म, किसी परिपथ युग्म के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मान होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान जो होता है वे द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक परिपथ में या द्वितीयक परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। जब प्राथमिक कुंडली में या प्राथमिक परिपथ में धारा में परिवर्तन की दर डी अपॉन डी टी, धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। क्लियर? तो ये है आपका अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसके लिए, 2 समअक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात करेंगे, 2 समअक्षीय परिनालिकाओं के लिए बेटा। तो नेक्स्ट, 2 समअक्षीय कोएक्सियल सोलेनॉइड लेंगे बेटा, समअक्षीय परिनालिकाएं लेंगे। जैसे ये फर्स्ट परिनालिका है बेटा, ये क्या है, इसमें धारा जो चल रही है उसको मैंने बोल दिया IP या I1 बोल दिया, क्या बोल दिया, I1। और ये है प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, इस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, फेरा घनत्व लिखना चाहो तो वही N1 होगा, N1 अपॉन L। ठीक है, ये और धारा जो है वो I1 है, ये धारा क्या है, I1। सेकेंडरी कॉइल जो है, अब सेकेंडरी कॉइल दूसरी जो है वो अगर इसकी अक्ष पे यहां बनाता हूं तो इसका 100% चुंबकीय फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं होगा, क्योंकि कुछ चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो इधर उधर से निकल सकता है। मैं ये चाहता हूं कि इसका 100% मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, तो उसके लिए क्या करूंगा कि सर आप जानो, तो ये सेकेंडरी कॉइल बना रहा हूं बेटा। सेकेंडरी कॉइल बेटा ये, और सेकेंडरी कॉइल में देखा जाए तो फेनों की संख्या N2, क्रॉस सेक्शन एरिया A सेम है, क्योंकि एक के ऊपर एक है इसलिए दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला सेम है। N2 की बात करूं, फेरा घनत्व तो वो हो जाएगा N2 अपॉन L, लंबाई आप बराबर है, और धारा जो होगी वो I इंड्यूस जो भी प्रेरित होगी वो मिलेगी। अब मुझे सेकेंडरी कॉइल का जो है, प्राइमरी कॉइल ये, सेकेंडरी कॉइल ये, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा, अपन ने जो लिखा था क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा से, मतलब M की परिभाषा से क्या कहा था, M इज इक्वल टू फाई S अपॉन
आईपी, फाई एस अपॉन आईपी। अब फाई एस क्या है कि सर सेकेंडरी का चुंबकीय फ्लक्स, सेकेंडरी का चुंबकीय फ्लक्स। तो सेकेंडरी का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा कि फ्लक्स होता है सर एनबीए। सेकेंडरी के चुंबकीय फ्लक्स की बात करूं, फाई एस की बात करूं, तो वो होता है एन बी ए। कि सर बी कौन दे रहा है, बी प्राइमरी वाला दे रहा है। कौन दे रहा है, प्राइमरी वाला। फेरों की संख्या किसकी, सेकेंडरी की, क्योंकि फ्लक्स किसका निकाल रहा हूं, सेकेंडरी का, तो ये सेकेंडरी का। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो आएगा वो किसका आएगा, सेकेंडरी का आएगा। किसका आएगा, सेकेंडरी का आएगा, क्योंकि फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का देख रहे हैं अपन, परिनालिका का देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के मान देखो कि सर रख लेंगे। फाई एस इक्वल्स टू एन एस, सेकेंडरी में फेरों की संख्या क्या मान रखी है, N2। प्राथमिक परिनालिका, ये जो प्राथमिक कुंडली है, इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अपन ने पहले पढ़ रखी है। B इक्वल्स टू था म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन, एन किसका, पहली वाली का, म्यू नॉट एन आई, आई भी कौन सा, पहली वाली, आईपी, आईपी। इस आईपी को मैंने I1 कह रखा है, देन ये I1, I1, ठीक है। और S, S प्राइमरी और सेकेंडरी का सेम है, उसको मैंने A लेट कर रखा है। क्या लेट कर रखा है, A। तो ये आ गया फाई एस, फाई एस का मान इक्वेशन 1 में रख दो। तो उपरोक्त मान इक्वेशन 1 में रखेंगे या रख दो, तो आपके पास आएगा क्या, M इज इक्वल्स टू फाई एस की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा म्यू नॉट N2 N1 I1 A अपॉन में क्या है, आईपी, आईपी, आईपी इज इक्वल्स टू क्या है, I1। तो आपने I1 लिख दिया, I1 से I1 शहीद। तो M इज इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट N2 N1। इस N1 को लिख सकते हो आप क्या, N1 अपॉन L, क्योंकि ये फेरा घनत्व है, फेरा घनत्व है फेरों की संख्या अपॉन लंबाई, और ये क्लियर क्या नहीं है। तो आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया किसके लिए, वो ये आ गया, M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। अब क्या करें, अब देखो ये दो परिनालिकाएं हैं, इन दोनों परिनालिकाओं का खुद का स्वप्रेरकत्व भी होगा क्या सर, हाँ होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि दोनों का स्वप्रेरकत्व और इसके अन्योन्य प्रेरकत्व, इन दोनों के अंदर संबंध क्या है, दोनों में रिलेशन चाहते हैं बेटा। तो रिलेशन के लिए क्या करता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान ली, और दोनों प्राथमिक और द्वितीयक परिनालिकाओं का क्या करेंगे, अपन स्वप्रेरकत्व लिखेंगे, जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। परिनालिकाओं का स्वप्रेरकत्व L1, पहली वाली परिनालिका के लिए L1 क्या लिखोगे, L1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 का स्क्वायर A अपॉन स्मॉल l। याद आ रहा है, इस इक्वेशन को कहते हैं 3 नंबर। और L2 देखो तो L2 की वैल्यू आई थी क्या, म्यू नॉट N2 का स्क्वायर A अपॉन n। यह आया, या इसके और भी रूप थे, और भी रूप में मैं बताऊं, म्यू नॉट n स्मॉल n A था, उसी को मैंने क्या किया, कैपिटल N की फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इक्वेशन 3 गुणा 4, 3 मल्टीप्लाई 4, ये सर क्या होगा, करो पता चल जाएगा। L1 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तुम बड़े हो समझदार हो, तो यह आ जाएगा म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A मल्टीप्लाई A स्क्वायर अपॉन L मल्टीप्लाई L स्क्वायर। क्लियर। अब देखा जाए तो सब पे स्क्वायरिंग है, सब पे स्क्वायरिंग है, तो मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक लिख लेता हूं कि सर कैसे, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, और ये इसका होल स्क्वायर। क्लियर। इक्वेशन 2 को देखो,
इक्वेशन 2 को देखो। क्या सर देख लिया? कहां है? ये रहा। तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l क्या है? m। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे? m से। अगर रिप्लेस करते हो m से तो यह आएगा l1 l2 इज इक्वल टू m का स्क्वायर। आपको चाहिए m, तो आप लिखोगे क्या? तो अब इसको लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू रूट ऑफ l1। तो यहां पर दोनों परिनालिकाओं के स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मध्य संबंध आ जाता है, m इज इक्वल टू रूट l1 l2। क्लियर? अगर दो परिनालिकाओं का स्वप्रेरण गुणांक दे रखा है और आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछ ले तो आप याद कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने क्या किया, सिंपल सिंपल टर्म्स में देख लो, दो परिनालिकाएं ले ली एक दूसरे के ऊपर। क्यों ली? क्योंकि प्राइमरी का 100% फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के साथ में कांटेक्ट में आए। क्या ठीक है सर? बाकी इनिशियल इंट्रोडक्शन था ही, m की वैल्यू होती है phi s अपॉन IP। phi s मतलब सेकेंडरी का फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है NBA, वैसे BA होता है, फेरों की संख्या n हो गई तो NBA। ठीक है, सेकेंडरी का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फेरों की संख्या भी सेकेंडरी की, धारा भी सॉरी क्षेत्रफल भी सेकेंडरी का, पर B जो उत्पन्न कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्राइमरी वाला, है ना? तो प्राइमरी का B लिख दिया, तो इन सब का मान पुट किया, m का मान आ गया। अब इसी को L के साथ रिलेटेड करने के लिए दोनों परिनालिकाओं का इंडिविजुअल जो है L1 और L2 लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में पता चला कि ये जो वैल्यू है वो m के साथ लिंक रखती है, तो इसको रिप्लेस कर लिया m से और फाइनली अपने पास रिजल्ट आ गया। क्लियर? चले आगे। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं किसके लिए? इसके जनरल फॉर्मूले के लिए। L1 L2 और m में एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर ऐसी स्ट्रक्चर नहीं मिले, 100% फ्लक्स कांटेक्ट में नहीं आए, तो क्या कहानी होगी? तो नेक्स्ट L1 L2 व m में सामान्य संबंध, जनरल फॉर्मूला। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है, m इज इक्वल टू k रूट L1 L2, ये लिखा जाता है। क्या सर ये k क्या है? कूलाम बल नियतांक ना, k को कहते हैं बेटा कपलिंग फैक्टर, युग्मन गुणांक। k को क्या कहते हैं? युग्मन गुणांक। बेटा ध्यान रखना, ये तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, मात्रकहीन और विमाहीन है, क्योंकि ये तो केवल एक कपलिंग फैक्टर है बेटा। ठीक है, अब इस k की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है दोनों परिनालिकाओं या दोनों कुंडली के अभिविन्यास पर। k का जो मान होता है, k का जो मान होता है उसकी रेंज मतलब परास, इस k की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 1, 1 से लेके 0 के बीच में इसका मान होता है। और ये जो मान निर्भर करता है वो निर्भर करता है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के अभिविन्यास पर। निर्भरता, k की जो निर्भरता होती है वो किस पे होती है? प्राइमरी व सेकेंडरी कॉइल के अभिविन्यास पे डिपेंड करती है बेटा, उनकी प्रेजेंटेशन अभिविन्यास पे डिपेंड करेगा। अब देखो सिचुएशन कौन कौन सी होती है जनरल। फर्स्ट केस जो अपन ने अभी पढ़ा, अगर कॉइल इस फॉर्म में मिल जाए, ये प्राइमरी कॉइल और इसी के ऊपर क्या कर लिया आपने? सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो इस केस में k इज इक्वल टू 1 होता है बेटा, k इज इक्वल टू 1, जो अभी अपन ने डेरिवेशन किया था, और यहां पर आया था m इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 L2। ठीक है, अब यही चीज ऐसे हो जाए, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, क्या सर पास पास में? हाँ पास पास में। तो यहां पर जो मैंने कहा था 100% मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होगा, क्योंकि कुछ चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो साइड में से
निकलेगा। तो यहां जो k की वैल्यू आती है वो आती है k इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इट मीन्स अगर मैं बात करता हूं m इज इक्वल्स टू रूट L1 L2, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? ये। अरे बेटा ये बड़ा होगा तभी तो इसमें कोई छोटी संख्या, मतलब एक से छोटी संख्या से गुणा करूंगा तब जाके ये इसके बराबर आएगा। और तीसरी कंडीशन ले लेता हूं, जैसे मैंने ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये लो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, इसका फ्लक्स कभी भी इसके साथ लिंक नहीं होगा। इसके अक्ष पे थोड़ा दूर होता तो भी थोड़ा बहुत होता, पर ये तो इसको 90 डिग्री पे कर दिया तो इसका फ्लक्स इधर जाएगा, इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कपलिंग फैक्टर K की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है बेटा। क्या होती है? 0। समझ गए? कपलिंग फैक्टर 0 हो गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अन्योन्य प्रेरण की परिघटना देखने को नहीं मिलेगी। अन्योन्य प्रेरण की परिघटना तभी देखने को मिलेगी जब इसका फ्लक्स इसके साथ में कांटेक्ट में आए, फ्लक्स में परिवर्तन हो, I इंड्यूस बने, E इंड्यूस बने तो। क्लियर? चले आगे है? तो ये बातें हुई बेटा किसकी? अन्योन्य प्रेरण की। और उसमें भी अपन ने देख लिया दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान। ठीक है, तो ये इंडक्टेंस कंप्लीट। कुछ एग्जांपल्स करेंगे बाद में, पर इस चैप्टर का एक टॉपिक अपने पास और रह गया, वो रह गया जनरेटर बेटा, एसी जनरेटर। उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बेटा, 5 मिनट का काम है। देन नेक्स्ट एसी जनरेटर या एसी जनरेटर की बात कर रहा हूं बेटा। एसी जनरेटर जो है वो ईएमआई के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? तो बेटा एसी जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर बेटा, वैद्युत ऊर्जा के अंदर क्या करता है? चेंज करता है। एसी जनरेटर जो होगा वो करंट भी एसी बनाएगा, अगर डीसी जनरेटर लेता हूं तो उसमें डीसी बनाएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, एसी और डीसी जनरेटर के अंदर केवल और केवल उनके स्ट्रक्चर में हल्का सा चेंज आता है, हल्का सा चेंज आता है। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। तो पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सामान्यतः मैंने कहा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहां पर क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सपोज ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या डेवलप करेंगे। ठीक है, इसके बीच में लेते हैं बेटा एक आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल जिसको नरम तार से बनाया जाता है, एक नरम लोहे का या नरम चुंबकीय पदार्थ की क्रोड के ऊपर कुंडली या आर्मेचर कॉइल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये इसकी रोटेशन एक्सिस होती है। ये रोटेशन एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग जो होगा मैं इस कॉइल को रोटेट करूंगा, मैं रोटेट करूंगा या रोटेट करवाऊंगा। तो रोटेट करवाने के लिए बेटा यहां पर आप टरबाइन भी जोड़ सकते हो। इसकी एक्सिस के साथ में जो है वो टरबाइन भी जोड़ा जाता है। घुमाने का तरीका है बेटा टरबाइन घूमेगा तो आर्मेचर कॉइल घूमेगी। अब घूमेगी तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ई इंड्यूस और आई इंड्यूस बनेगी। उस करंट को आउटर सर्किट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 2 वले लगाएंगे बेटा, सर्पी वले कह दो जिनको, एक ये और एक इसी में से बाहर निकाल दी, ये 2 सर्पी वाले, और इसी के ऊपर अप्लाई किया जाता है ब्रश ऐसे, और इसी को आउटर सर्किट के अंदर जोड़ लिया जाता है। ये वाले C1 और C2 मान लो, ये ब्रश होता है बेटा। ठीक है, और ये समअक्षीय होता है सब। तो इसकी स्ट्रक्चर में देखा जाए तो स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल सा समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक आर्मेचर कॉइल को रख लिया जाता है। आर्मेचर कॉइल जो होती है वो एक धारावाही कुंडली होती है, जिसको नरम लोहा या चुंबकीय पदार्थ के ऊपर एक कुंडली की तरह वैद्युत तांबे के तार की कुंडली बनाकर किया जाता है। इस आर्मेचर या इस वैद्युत तांबे के तार से जो कुंडली बनी हुई है उसके दोनों सिरे जो है वो सर्पी वलय C1 और C2 से जुड़े होते हैं। सर्पी वलय जो होता है वो क्या होता है, एक सिंपल सा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, वलय के रूप में होता है,
जिसके ऊपर जो होता है वो ब्रश अटैच होता है। ब्रश अटैच होने का मतलब केवल और केवल एक पत्ती जो होगी वो इसके ऊपर टिकी हुई होगी, वेल्ड नहीं होगी, चिपकी हुई नहीं होगी। कि सर क्यों? क्योंकि जब ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी, जब आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो ये जो रिंग है वो भी क्या होगी? घूमेगी। तो ये रिंग घूमेगी। अगर तुम लोगों ने इसको वेल्ड कर दिया तो जब ये रिंग घूमेगी तो ये भी इसके साथ क्या होगा? सिस्टम भी, ये पूरा सिस्टम भी इसके साथ रोटेट होगा, तो फिर सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा ये सिस्टम फिक्स रखना है तो ये इस रिंग के ऊपर जो है केवल और केवल रखी हुई होती है, जो इसके ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है, फिसलती है, और कुछ भी नहीं होता है बेटा। तो दोनों टर्मिनल के ऊपर जो है ये ब्रश रखा हुआ होता है, जिसके स्लाइड करता रहता है, इसमें सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती रहती है। ठीक है, चलें आगे। तो ये आगे इसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी वर्किंग कैसे है? तो वर्किंग देखो, मैंने कहा ये जो है ईएमआई के सिद्धांत पे कार्य करती है बेटा, ईएमआई। तो इसके आर्मेचर कॉइल के फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। फ्लक्स में परिवर्तन क्यों आएगा? क्योंकि इस आर्मेचर कॉइल को बेटा इस टरबाइन की हेल्प से बेटा मैं क्या करूंगा? एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट करूंगा बेटा। क्या करूंगा? रोटेट करूंगा टरबाइन की सहायता से, तो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या सर इसका फ्लक्स क्या होता है? तो अपन को पता है फ्लक्स फाई होता है बेटा बी डॉट ए, या फिर फेरों की संख्या अगर n मान ली जाए तो एन बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्लियर? लिखते हैं ये। अब यहां पर जो थीटा है इसको ओमेगा की टर्म्स में चेंज करें तो अपन जानते हैं बेटा, छोटी क्लास में पढ़ा है, ओमेगा इक्वल होता है थीटा अपॉन टी। कोणीय वेग जो होता है वो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर या इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन। तो मुझे चाहिए थीटा, तो थीटा इक्वल टू आएगा क्या? ओमेगा टी। तो आप इस थीटा को रिप्लेस कर सकते हो ओमेगा टी से, तो फाई इक्वल टू आएगा क्या? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर? अब लेंज का नियम देखा जाए, लेंज के नियम से देखूं तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इस फाई की वैल्यू आप पुट कर लो, ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस, अब फाई की वैल्यू पुट करूंगा तो फाई में एन बी और ए सारी कांस्टेंट है, तो आप इनको पहले ही बाहर ले लो। एन बी ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, वेरिएबल जो है वो टी है, तो ये कॉस ओमेगा टी का क्या करेंगे अपन? अवकलन करेंगे। कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे। अब कॉस ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी होता है। फिर इस ओमेगा टी का वापस करते हैं टी के सापेक्ष, तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आता है। तो इस पूरे का समाकलन जो होता है, इस पूरे का समाकलन जो आता है वो आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ई इंड्यूस की वैल्यू आएगी आपके पास में, ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस पहले से था एन बी ए, यह आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जहां पर एन फेरों की संख्या कांस्टेंट है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है, ए आर्मेचर कुंडली का क्षेत्रफल कांस्टेंट है, और ओमेगा कोणीय वेग भी कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं बेटा ई नॉट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। ये है बेटा एसी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टता है बेटा। ये जो मान आया है वो क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो साइन के अकॉर्डिंग, मतलब आवर्ती रूप से जो है वो परिवर्तित होता है। ठीक है कि सर इसको भी थोड़ा समझाओ, तो ध्यान देना बेटा इधर। तुम लोगों ने ई इंड्यूस फाइंड किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन का जो कर्व आता है, साइन का जो कर्व आता है वो कुछ इस प्रकार आता है ऐसे। ये अगर मैं वोल्टेज लेट कर लो तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट। जब आप टी जीरो पुट करते हो, तो उस समय ई इंड्यूस का मान भी जीरो है, पर अगर टी इक्वल टू टी बाय 4 पुट करते हो, क्या पुट करते हो? टी बाय 4, तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जब टी बाय 2 पुट करोगे तो मिनिमम, 3t बाय 4 पे नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर ये
टी, एक सर्कल का मैंने बता दिया। अब इसी सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए कि फ्लक्स की क्या क्या कंडीशन थी, फ्लक्स की क्या क्या कंडीशन थी, तो वो देखो, फ्लक्स को देखो अगर फाई, तो फाई के लिए इक्वेशन जो मेरे पास थी, फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा या NBA cos ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो देखा जाए तो कॉस का जो ग्राफ होता है बेटा, टी बराबर 0 पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो यहां पर जो आ जाएगा यहां से स्टार्ट होगा और ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेगा। इट मीन जब फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है उस समय ई इंड्यूस का मान 0 होता है। जब फ्लक्स का मान 0 होता है तो प्रेरित विद्युत बल का मान अधिकतम। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो आता है, कालांतर जो आता है, वो आता है बेटा 90 डिग्री। कितने का आता है? 90 डिग्री आता है। ये सिचुएशन जाएगी तुम्हारे पास में। क्लियर है? तो ये आपको मिल गया क्या? प्रत्यावर्ती वोल्ट का इक्वेशन। आगे क्या? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, या ये सारा कांस्टेंट इसको बोल दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ गए क्या? नहीं समझे हैं? अब यहां बात करें इंडिया के लिए, तो अपने जो एसी यूज होती है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 50 हर्ट्ज। अपनी जो घरों में आवर्ती एसी जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कितनी? 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। 220 वोल्ट आरएमएस मान होता है, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो 20 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब जो टरबाइन रोटेट किया जाता है बेटा, उसको पर सेकंड कितने चक्कर देने पड़ेंगे? 50। इस कॉइल को जो है, इस आर्मेचर कॉइल को जो है प्रति सेकंड जो है आपको 50 चक्र देने होंगे। ऐसे एक सेकंड के अंदर जो बनेंगे, ये एक रोटेशन बना, ऐसे एक सेकंड में कितने रोटेशन बनने चाहिए? 50 रोटेशन बनने चाहिए, जो अपने घरों में एसी यूज होती है। क्लियर है? अब एसी का डीसी के साथ कंपैरिजन वगैरह वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये था अपने पास EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर। उसका अपन ने लास्ट टॉपिक देखा एसी जनरेटर, जो EMI या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। EMI के सिद्धांत पे काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसकी स्ट्रक्चर अपन ने देख ली, उसकी वर्किंग अपन ने देख ली, ग्राफ देख लिए। क्लियर? कोई डाउट? तो ये अपना चैप्टर फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे बेटा अपन क्या? एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो नेक्स्ट ओके।